हेलो, कैसे हैं आप सभी। आशा है स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी वर्ल्ड में। जैसा कि मेरा एक वादा था कि हम अपने सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज कवर करेंगे और पूरे सब्जेक्ट को आपके साथ स्टडी करेंगे। तो मैं आज अपना सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करता हूँ। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं विगत करीब 15 डेज से अपने पुराने छात्रों के संपर्क में हूँ और उन्होंने जो सजेस्ट किया है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है और मैं वहीं से आज स्टार्ट करूँगा। तो चलिए देर ना करते हुए अपना विषय शुरू करते हैं और समझते हैं अपने संविधान को। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं, ये पूरा मैंने एक ग्राफिक्स बना रखा है और मैंने पूरे संविधान को, इसके बेसिक्स को समझने की कोशिश की है। देखिए, मैंने परिचय, पहला जो कैटेगराइजेशन है, दूसरा नीड, आवश्यकता, तीसरा इंपॉर्टेंस, महत्व क्या है, चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स है और फिर उसके बाद में हम इसका मूल्यांकन करेंगे, इवैल्यूएशन हमारा होगा। अब देखिए, हमने परिचय और आवश्यकता के बाद जो दो महत्वपूर्ण कैटेगरी है, महत्व और विशेषताएं, उसको हमने और कुछ पॉइंट्स में ढाला है। जैसे महत्व के लिए मैंने 5 अलग अलग पॉइंट्स रखे हैं। शक्ति का वितरण, कानून निर्माण, सरकार के अंग, समाज की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति, न्यायपूर्ण समाज की स्थापना। इसके बाद हमने विशेषताओं को कवर किया है, इसका स्वरूप यानी संविधान का स्वरूप, विभिन्न स्रोतों का संतुलित प्रयोग, न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता, एकल नागरिकता व सार्वभौम वयस्क मताधिकार, संसदीय संप्रभुता व न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, संसदीय शासन प्रणाली और पंथ निरपेक्ष राज्य। इसके अलावा भी हमारे संविधान की और भी विशेषताएं हैं जिनको हम पूरी तरीके से कवर करेंगे। आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहिए। चलिए शुरू करते हैं और हम परिचय कराते हैं आपको अपने संविधान से, एक परिचय आपका कराते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों में वहाँ की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए एक संविधान होता है। हमारे देश में भी उसी प्रकार से संविधान है, लेकिन हमको इसे परिभाषित करना है तो हमको इसके विभिन्न डायमेंशन को उस डेफिनेशन के अंदर लाना है और एक ऐसी डेफिनेशन को क्रिएट करना है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को मैक्सिमम डिफाइन कर दे। स्टूडेंट्स, हमारे ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में ये देखा जाता है कि जो किसी विषय की प्रकृति और स्कोप है, यानी नेचर एंड स्कोप, उसे हम अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग परसेप्शन के साथ डिफाइन करता हुआ पाते हैं। यही आपके साथ भी होगा, संविधान में भी होगा, राज व्यवस्था में भी होगा और भी दूसरे अन्य ह्यूमैनिटी के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें होगा। संविधान का जो परिचय है उसमें बहुत सारे जो संविधान वेत्ता हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने अलग अलग इंटरप्रिटेशन किया है, लेकिन सब कहीं ना कहीं हमारे संविधान को डिफाइन करते हैं और हमारी डेफिनेशन को आसान बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम पहला इंट्रोडक्टरी लाइन अपने संविधान के बारे में बोलें तो पहली लाइन ये है कि हमारा संविधान एक लिविंग, जीवंत दस्तावेज है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जिसमें हमारे देश को संचालित करने वाले नियमों, कानूनों, विधियों, परंपराओं इत्यादि का संग्रह है। यानी कि हमारा संविधान इस प्रकार से बनाया गया है कि उसमें हमारी अतीत की मूल्य, अतीत की जो परंपराएं हैं, उनसे लेकर के आधुनिक काल की प्रवृत्तियों, आधुनिक काल की विधि, इन सभी चीजों को समाहित किया गया है। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बात बहुत शुरू में बता देना चाहता हूं कि हमारे संविधान में जितनी बातें रखी गई हैं उन सबको हमारी परिस्थितियों के अनुकूल ढाल कर रखा गया है। ये बहुत जरूरी है स्टूडेंट में क्लियरिटी आना कि हमने किसी भी देश से जो इंस्पिरेशन ली है वो हूबहू नहीं ले आकर के अपने संविधान में रख दी है, बल्कि हमने उसको अपनी परिस्थितियों में ढाला है। जो हमारे यहाँ देश काल और सामाजिक व्यवस्था में सुटेबल रहा है, हमने उसको ही सिर्फ अपनाया है। ओके, तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको परिचय में कहा कि हमारा संविधान नियमों, कानूनों इत्यादि का एक जीवंत दस्तावेज है जो हमारे देश की शासन व्यवस्था को संचालित कर रहा है। ये तो जो हमने डेफिनेशन दी, ये एक पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिनेरियो में है। अगर आप इस डेफिनेशन को थोड़ा और लेके जाना चाहें
तो आप एक लॉ बैकग्राउंड से अगर इसको देखें तो आप ये कहेंगे कि संविधान किसी देश का वह दस्तावेज होता है जिसमें उस देश की विधियों, विधि निर्माण की प्रक्रियाओं इत्यादि का संग्रह होता है। एक लीगल एस्पेक्ट में जो लॉ के स्टूडेंट्स होते हैं वो इस तरीके से इस डेफिनेशन को समझते हैं। अगर इसका सोशल पर्सपेक्टिव देखें तो आप ये कहेंगे कि संविधान किसी देश का वह दस्तावेज होता है जो वहां के लोगों के वैयक्तिक और सामाजिक प्रगति की भूमिका सुनिश्चित करता है, सामाजिक प्रगति की, वैयक्तिक प्रगति की एक रूपरेखा सुनिश्चित करता है। यानी कि डायमेंशन जिस प्रकार से विषय का होता है वैसे ही उसके कई सारे एस्पेक्ट जुड़ते जाते हैं। तो हमारा संविधान चूंकि वो इकोनॉमिक भी इफेक्ट डाल रहा है, पॉलिटिकल भी डाल रहा है, सोशल भी डाल रहा है, कल्चरल भी डाल रहा है, इंटरनेशनल इफेक्ट तो है ही है, तो इसलिए हमारे संविधान की परिभाषा बहुत ही व्यापक हो सकती है, बहुत ब्रॉड हो सकती है। जो मैंने आपको कुछ प्राइमरी लेवल पे, इंट्रोडक्टरी लेवल पे कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन किया है, ये सारे तथ्य आपको जैसे जैसे मैं फर्दर लेक्चर में आपको आगे बढ़ाता रहूंगा सब कुछ मैं आपको प्रूफ करता चलूंगा। वंस अगेन मैं आपको डिफाइन कर दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग डॉक्यूमेंट है जिसमें हमारे देश की शासन प्रणाली को संचालित करने वाली विधियां, नियम, कानून, मूल्य, परंपराओं इत्यादि का बहुत संतुलित संग्रह है, बहुत परिमार्जित संग्रह है। ओके स्टूडेंट्स, अब दूसरी चीज हमने जो अपनी कैटेगरी डाली है वो क्या है? वो है आवश्यकता। कई बार आपके मन में ये जिज्ञासा आती होगी कि आखिर संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या इससे पहले हमारे यहाँ शासन व्यवस्था नहीं थी? क्या इससे पहले हमारे पास नियम कानून नहीं थे? ऑफ कोर्स नियम कानून थे, ऑफ कोर्स आपके पास एक गवर्नेंस सिस्टम भी था, लेकिन ये संविधान आपके लिए इतना आवश्यक क्यों हो गया, इतनी ये महत्वपूर्ण चीज क्यों हो गई? इसके लिए थोड़ा सा हमको हिस्टोरिक बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं जो संविधान है हमारा वो 1950 में बनता है। हालांकि संविधान निर्माण की प्रक्रिया 1946 में शुरू हो जाती है, लेकिन इसे बनने में आपको पता है कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन का एक समय लगा। यहाँ मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि कई आलोचकों को ये लगता है कि संविधान इतना लंबा समय ले लिया गया बनाने में। ऑफ कोर्स समय ज्यादा लगा, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं लगा कि उसकी किसी तरीके से क्रूर आलोचना की जाए, क्योंकि जितने डायमेंशन को हमारे संविधान ने कवर किया है, जितनी मीटिंग्स हुई हैं, जितने डेमोक्रेटिक वे में उसको हमने डेवलप किया है, ये एक बहुत दुस्साध्य, बहुत मुश्किल, बहुत टफ वर्क था और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट ने बहुत ही परिपक्व और एक बहुत डेडिकेटेड वे में हमारे संविधान की जो रचना की है वो ये आपके सामने है। स्टूडेंट्स, दूसरी बात जो हम अभी महत्व पे कर रहे थे, हम क्यों इतने इंपॉर्टेंट हैं हमारे दस्तावेज, हमारा संविधान, हमारी जो ये किताब है, उसके बारे में मैं कह रहा था कि थोड़ा सा हिस्टोरिक बैकग्राउंड में चलेंगे। तो मैंने जैसा कि बताया, ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड आपके पास सेट ऑफ रूल्स थे, लेकिन वो इस प्रकार से थे कि जैसी ब्रिटिश पॉलिसी यहाँ रिक्वायर करती थी, जैसे यहाँ उनकी रिक्वायरमेंट होती थी, उस प्रकार से वो हमारे पास एक सेट ऑफ रूल्स भेज देते थे, जिसमें प्रायः वो ये करते थे कि जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, स्पेशली उनके 2 मेजर ऑब्जेक्टिव भारत में शासन के दौरान रहे। पहला इकोनॉमिक इंटरेस्ट और दूसरा उनके इंपेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट था, जिसमें वो और भी कई सारे डायमेंशन कवर कर रहे थे और पूरी दुनिया में उन्होंने वो करके दिखाया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि नियमों और कानूनों से हम सदा आबद्ध रहे हैं। हमारी सोसाइटी में हमेशा नियम, कानून, ट्रेडिशंस, कस्टम्स अवेलेबल रहे हैं, लेकिन आजादी के बाद चूंकि ऐसे कई सारे पड़ाव हमारी आजादी के दौरान आए हैं जिसमें हमारे पास कई तरीके की समस्याएं उभर के आई, जिसमें एक सांप्रदायिकता बहुत बड़ी समस्या थी। इसके साथ जो हमारे देश में विभिन्न धर्मों, विभिन्न संप्रदायों, जातियों, क्षेत्रों, भाषा इत्यादि का एक डाइवर्सिफिकेशन है। इसमें यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अगर एक राष्ट्र का स्वरूप अपने देश को दें तो वो राष्ट्र का स्वरूप तभी सही मायने में स्थापित होगा जब हम पूरे देश को किसी एक नियम, किसी एक पुस्तक में लिखी हुई बातों, सिद्धांतों और मूल्यों से बांध सकें। और आप जैसा कि जानते हैं, धार्मिक आधार पर हमारे पास कई धर्म के प्रोफेट्स हैं, पंथ हैं और उनकी अपनी रिचुअल्स हैं, उनके अपने बिलीफ सिस्टम्स हैं। उनके आधार पर अगर हम किसी चीज का जो लॉ मेकिंग है वो करेंगे तो डेफिनेटली कुछ उसके साथ कोई वर्ग जुड़ेगा, कोई वर्ग उसके साथ नहीं जुड़ेगा। ये हमारे यहाँ रहा है। आपको याद होगा जब आप इतिहास पढ़ते हैं
तो मिडिल फेज की हिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि जो शासक था उसका जो बैकग्राउंड होता था, प्रोबेबली आप जानते हैं कि मिडिल फेज में हमारे पास जो लॉ है, ये जो हमारे पास गवर्नेंस हुई है वो इस्लामिक पैटर्न पे हुई है। और वहां पर आप देखोगे कि जो शासक है वो एक दो अपवादिक शासकों को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी लोग इस्लाम की वैल्यूज के साथ जुड़े दिखे हैं और उससे अलग नहीं है वो। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे पंथ, दूसरे रिलीजन को उतना जस्टिफाई गवर्नेंस में नहीं किया गया है। फिर जब हम आजाद हुए, जाहिर सी बात है ब्रिटिश पीरियड बहुत एक्सप्लॉयटेशन भरा रहा, उसमें हमारे समाज के सभी वर्गों को बहुत ज्यादा शोषण झेलना पड़ा। तो जब हमारी आजादी आई तो ये बहुत आवश्यक हो गया कि हमारे पास एक सेट ऑफ गवर्नेंस इस प्रकार डेवलप हो जो प्रत्येक व्यक्ति को शासन प्रशासन में सहभागी बना पाए। इन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमको अपनी एक पुस्तक, जो कि आप संविधान के रूप में जानते हैं, उसकी रचना करनी पड़ी। उसमें आप जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की कभी डिबेट्स देखिएगा तो आपको मिलेगा कि हमारे पास जो मेंबरान थे वो लगभग हर वर्ग के थे। वहाँ महिला प्रतिनिधि भी थी, वहाँ अल्पसंख्यक भी थे, वहाँ दलित भी थे, वहाँ ओबीसीज भी थे, वहाँ जनरल भी थे, वहाँ एंग्लो इंडियंस भी थे। ये सब सारी कम्युनिटी वहाँ पर डिस्कशन कर रही थी और हर वर्ग के हितों को सुरक्षित कर रही थी और इस बात का भी विशेष ध्यान रख रही थी कि किसी प्रकार से एक का हित दूसरे से टकराए ना और एक समग्रता का भी भाव बना रहे। तो हमारे संविधान का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मामला है कि ये आवश्यकता क्यों पड़ी, ये मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। अब अगला जो हमारा पड़ाव है, आप देख पा रहे होंगे कि अगला पड़ाव है कि महत्व क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस क्या है। तो आप देखिए, हमने इसको 3-4 अलग अलग खानों में बांट दिया है। पहला हमने लिखा है शक्ति का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। दूसरा हमने लिखा है कानून निर्माण यानी लॉ मेकिंग। तीसरी बात हमने लिखी है सरकार के अंग, यानी कि जाहिर सी बात है पार्ट ऑफ गवर्नेंस। तीसरी चीज हमने लिखा है कि समाज की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति। आप जानते हैं जो राज व्यवस्था है वो किस ताने बाने पे डेवलप होती है, वो एक समाज व्यवस्था पे होती है। तो जाहिर सी बात है हमारी वो टेक्स्ट हमारी सोसाइटी की एक एक्सप्रेशन है, उसकी अभिव्यक्ति है। दूसरा हमने लिखा है न्यायपूर्ण समाज की स्थापना, यानी कि हम एक जस्टिफाइड सोसाइटी, एक जस्टिसेबल सोसाइटी, जस्टिसेबल एनवायरनमेंट को स्टेब्लिश करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं, थोड़ा और इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमने जो पहली हेडिंग ली है वो है शक्ति का वितरण, ये समझाने के लिए कि शक्ति का वितरण क्यों आवश्यक है, क्या ऐसी चीज है। तो आप हिस्ट्री में जब जाएंगे तो आप पाएंगे कि ब्रिटिश पीरियड में शुरुआत में गवर्नर जनरल की एक जो कार्यकारिणी थी वही सारे काम करती थी, उसमें सेपरेशन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर नहीं था। लेकिन उन्हें जब बड़े फंक्शन परफॉर्म करने हुए, चुनौतियां और बढ़ी, तो आवश्यक हो गया कि वो एक्सपर्ट्स, प्रोफेशनल तैयार करें और उन प्रोफेशनल को उनकी मेरिट और उनकी पोजीशन के हिसाब से काम दें। तो उसमें उन्होंने इस सिद्धांत को डेवलप किया जिसे हम शक्ति का वितरण कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि जो हमारा गवर्नेंस सिस्टम है उसके पूरे सिस्टम में जिस प्रकार की आवश्यकता होती है उस प्रकार से अधिकरणों और संस्थाओं को स्थापित किया जाता है और उसमें प्रोफेशनल्स जो होते हैं, उसके जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो उस सर्विसेज का अंजाम देते हैं, उन सर्विसेज को संपादित कराते हैं। तो शक्ति का वितरण यानी कि हमारा संविधान ये सुनिश्चित करता है कि किस प्रकार से हमारे यहाँ शक्तियों का वितरण होगा, किस प्रकार से हमारे यहाँ कानून जो शक्तियां जो हैं वो संचालित होंगी और उसके कौन कौन से अथॉरिटीज हैं, उनका चयन कैसा होगा, वो अपॉइंट कैसे होंगे, वो काम कैसे करेंगे, वो अकाउंटेबल किसकी तरफ होंगे, उनका कंट्रीब्यूशन क्या होगा। ये जो सारी चीजें हैं वो आपको हमारे संविधान द्वारा मिली हैं। तो इंपॉर्टेंस पहला आपको ये समझ में आ चुका होगा कि क्या है। दूसरा इंपॉर्टेंस ये है कि दूसरा हमने लिखा है कानून निर्माण। आप जानते हैं हमने जो शासन व्यवस्था अपनाई है उसमें कानून निर्माण की जो स्थिति है वो एक बहुत बड़ा मसला है और हमारा संविधान ये सुनिश्चित करता है कि कानून किस प्रकार से निर्मित किया जाएगा और किस प्रकार के विषयों को कौन कानून बनाएगा। आप जब संविधान को और आगे पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि हमारे संविधान ने कानून निर्माण के लिए 3 अलग अलग लिस्ट प्रोवाइड की है, जिन सूचियों में
हमारे यहाँ विषय रखे गए हैं वहीं ये बात भी स्पष्ट कर दी गई है कि किन लिस्ट में कौन अथॉरिटी होगी जो लॉ मेकिंग करेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मसला है कि हमारा कानून निर्माण जो है वो संविधान ने किस प्रकार से सुनिश्चित किया है। स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने जो बात कही है वो है सरकार के अंग, यानी कि जो हमारा गवर्नेंस सिस्टम है उसमें कौन कौन से लोग हैं, किस तरीके का हमारा जो गवर्निंग सिस्टम है वो स्टैब्लिश किया गया है। तो मैं आपको संक्षिप्त रूप में बता दूं कि सरकार के अंग, स्पेशली आपने पढ़ा होगा कि 3 महत्वपूर्ण सरकार के अंग होते हैं। पहला आप जानते ही हैं विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरी न्यायपालिका। और आप जानते हैं लोकतंत्र में 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी मीडिया को भी बोला जाता है, वो हम अलग कभी चर्चा करेंगे। अभी हम सरकार के अंगों पे बात कर रहे हैं और मैं आपको बता रहा हूं कि सरकार के 3 अंग कौन कौन से होते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने अपने जब मैं क्लासेस लेता हूं तो मैं कई बार ऐसा देखता हूं कि छात्रों को विधायिका और कार्यपालिका में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। मैं आज उसको भी आपको दूर करूंगा कि किस प्रकार से आप एक क्लियर अप्रोच के साथ चलेंगे। देखिए, सरकार के अंग में मैंने पहला वर्ड जो इस्तेमाल किया वो विधायिका है, यानी लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेचर क्या है? हमारे यहाँ चूंकि डेमोक्रेसी में हमने ये इख्तियार किया है कि जो हमारा लेजिस्लेचर होगा वो हमारे यहाँ के लोगों द्वारा निर्मित होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये कैसे सुनिश्चित हुआ, ये डेमोक्रेसी की वजह से सुनिश्चित हुआ। हमारी जो लेजिस्लेचर है उसका निर्माण किस प्रकार होता है? उसका निर्माण जनता के वोट से होता है। जनता अपने क्षेत्र में अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वो प्रतिनिधि केंद्र में संसद में जाकर के लेजिस्लेचर का निर्माण करते हैं और राज्य में विधानसभा के भीतर एक लेजिस्लेचर का निर्माण करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप क्लियर हो गए होंगे कि जो लेजिस्लेचर है वो दरअसल जनता की अभिव्यक्ति है। जनता ने डायरेक्ट अपना निर्णय सुनाया है। इसीलिए कभी कभी आप सुनते होंगे अखबारों में, समाचारों में कि जब चुनाव परिणाम आ जाते हैं तो उसको जनादेश बोला जाता है। जनादेश का मतलब होता है कि जनता की आदेश किसकी तरफ गया है, किस पार्टी को जनादेश मिला है, इंग्लिश में उसे मैंडेट कहते हैं। तो मैं बता रहा था कि विधायिका एक इलेक्टेड बॉडी है जो जनता द्वारा चुनी जाती है और हमारे देश में विधायिका जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात हमने कहा कार्यपालिका। असली कंफ्यूजन आप लोगों को कार्यपालिका में होता है। नॉर्मली कार्यपालिका को डिफाइन करते हुए यह बताया जाता है कि कार्यपालिका वो है जो कानूनों का एग्जीक्यूशन करती है, कानूनों को लागू करती है। और जो एक सामान्य अप्रोच है कानूनों को लागू करने की वो ये होती है कि वो तो ब्यूरोक्रेसी करती है। तो आपके दिमाग में ये आता है कि यार ब्यूरोक्रेसी में कानून निर्माण हो रहा है, कानूनों को लागू किया जा रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि कार्यपालिका का मतलब ब्यूरोक्रेसी है। नहीं, कार्यपालिका का मतलब ब्यूरोक्रेसी नहीं है, कार्यपालिका का मतलब कुछ और है। अब आपको मैं समझाता हूं। हमारे यहाँ कार्यपालिका 2 प्रकार की है। पहली कार्यपालिका है वो है राजनीतिक कार्यपालिका, दूसरी कार्यपालिका प्रशासनिक कार्यपालिका है। आपको कंफ्यूजन क्यों होता है? क्योंकि आपका डायरेक्ट परिचय जो है वो सीधा सीधा ब्यूरोक्रेटिक जो आपके पास एग्जीक्यूशन है उससे है, यानी कि आपके पास जो आपका सीधा अनुभव, सीधा जुड़ाव है वो किससे है? वो है प्रशासनिक कार्यपालिका से। मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारे यहाँ कार्यपालिका का निर्माण अलग से नहीं होता है, बल्कि कार्यपालिका में स्पेशली राजनीतिक कार्यपालिका का निर्माण अलग से नहीं होता है, बल्कि राजनीतिक कार्यपालिका हमारे यहाँ विधायिका से ही निकल के आती है। अब उदाहरण लीजिए, तब आपको क्लियर होगा। आपने सुना होगा कि केंद्रीय कार्यपालिका में हमारा प्रेसिडेंट है, मंत्री परिषद के सदस्य हैं और भी कुछ गणमान्य जो है पोस्ट वहां रखी गई हैं। अब जरा सोचिए, प्रेसिडेंट संसद का भी अंग है। संसद क्या है? संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बन रही है। और दूसरी बात मैंने कहा मंत्री परिषद कार्यपालिका का अंग है। और मंत्री परिषद का निर्माण कहां से हुआ? विधायिका से हुआ। यानी ये समझना यहाँ महत्वपूर्ण है कि हमारे यहाँ जो राजनीतिक कार्यपालिका है वो अलग से नहीं बनाई जाती है, बल्कि वो विधायिका से ही बनाई जाती है। क्लियर हो गया? यानी राजनीतिक कार्यपालिका का निर्माण विधायिका के आधार पर विधायिका के सदस्यों से ही हो रहा है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट वो है प्रशासनिक कार्यपालिका। प्रशासनिक कार्यपालिका वो ब्यूरोक्रेसी है जिसको आप जानते हैं, उसमें एक्सपर्ट्स होते हैं, उसमें प्रोफेशनल्स होते हैं जो अपने अपने डिपार्टमेंट की पॉलिसीज को ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप क्लियर हो गए होंगे कि कार्यपालिका क्या है,
ऑफ कोर्स कार्यपालिका जो है वो हमारे कानूनों को लागू करने वाली बॉडी है, लेकिन यहां ध्यान रखना है कि भारत में दो प्रकार की कार्यपालिका है, एक प्रशासनिक कार्यपालिका है और एक राजनीतिक कार्यपालिका है। राजनीतिक कार्यपालिका का निर्माण विधायिका द्वारा ही हो जाता है, विधायिका के सदस्यों से ही हो जाता है। प्रशासनिक कार्यपालिका की जो स्थिति है उसमें हम चुनाव एक प्रक्रिया है उसकी, उसमें यह होता है कि अलग अलग सर्विसेज के लिए हम अलग अलग परीक्षाएं कराते हैं और उसके अपने अपने अधिकरण हैं, उनकी अपनी एक ट्रेनिंग है, यानी कि वो प्रोफेशनल्स होते हैं, सीधी सीधी बात है। तीसरी चीज में जो आपको सरकार के अंग में बताने वाला था वो था न्यायपालिका। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जुडिशरी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है इसको मैं बताता हूँ। जब आप संविधान का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं और मैं उस पर पूरी एक वीडियो तैयार करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि जो जुडिशरी है वो हमारे यहाँ संविधान की रक्षक है, संविधान की व्याख्या करती है, संविधान की हिडन अस्पष्ट चीजों को उद्घाटित करती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान जो कि सारी शक्तियों का स्रोत है, उसके लिए जो सबसे अकाउंटेबल अथॉरिटी बनाई गई है उसकी सुरक्षा में, उसकी संरक्षा में, वो हमारी जुडिशरी है। और आप जानते हैं उसका इंडिपेंडेंट होना, उसका निष्पक्ष होना, उसका अलग होना ये बहुत आवश्यक है। आप जब डीपीएसपी में पढ़ेंगे तो आपको वहां एक हेडिंग मिलेगी कि जो हमारी न्यायपालिका है वो कार्यपालिका से पृथक की गई है, अलग रखी गई है। हालांकि सैद्धांतिक तौर पे ये हमने एग्जीक्यूट कर दिया है, व्यवहारिक में कुछ न कुछ जगहों पे एक इन्फ्लुएंस है, वो मैं जुडिशरी को प्रॉपर जब आपसे लेक्चर करूंगा तो मैं बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए इतना आपको जरूर बता देता हूं कि आपके देश में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना संविधान द्वारा की गई है। तीसरा जो फैक्ट आपके सामने लिखा हुआ है वो है समाज की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति। यानी हमारा संविधान तीसरा जो या चौथा जो काम कर रहा है वो ये है कि वो समाज की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति कर रहा है। मैंने पहले ही कहा, इस बात को समझने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन की जो निर्माण प्रक्रिया है उसको समझना पड़ेगा, यानी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस को क्लियर करना पड़ेगा। और वहां मैंने आपको बताया था कि जो संविधान सभा के सदस्य हैं वो लगभग हर वर्ग से आ रहे थे और हर वर्गों के प्रतिनिधियों द्वारा हमारे संविधान में सारे एलिमेंट्स और सारी बातें जोड़ी गई हैं। तो इसलिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि वो लगभग सभी वर्गों का एक बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व कर रहा है और सभी वर्गों की उसमें अभिव्यक्ति है। यानी कि समाज की इच्छा क्या है, उसके गोल्स क्या हैं, वो कहाँ जाना चाहता है, इन सब सारी चीजों का एक रिफ्लेक्शन, एक अभिव्यक्ति आपको अपने संविधान में मिलेगी और वो बहुत स्पष्ट रूप से आप देखेंगे जब हम सारे लेक्चर्स को कवर करेंगे। इसके बाद हमने लिखा है न्यायपूर्ण समाज की स्थापना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि हमारे जो समाज बने वो न्यायपूर्ण हो। अब आप सवाल करिए या आप सोच रहे होंगे कि न्यायपूर्ण समाज क्या पहले नहीं था? ऑफ कोर्स, हाँ, हर शासक द्वारा जो कल्याणकारी राज्य है जब उसकी स्थापना की गई है तो उसमें न्यायपूर्ण समाज की स्थापना कहीं न कहीं हद तक हुई थी। लेकिन ब्रिटिश पीरियड जिससे हमने 250-300 वर्षों में संघर्ष के बाद आजादी पाई, वो जाहिर सी बात है उसमें न्यायपूर्ण समाज नहीं था, वो एक एक्सप्लॉयटेशन था। उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो किसी भी ह्यूमन ग्राउंड पे सही नहीं कही जा सकती हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो संविधान निर्माताओं के द्वारा ये महत्वपूर्ण कार्य किया जाना था कि वो किस प्रकार का एक सेट ऑफ रूल्स डेवलप करें जिसमें कि जस्टिसेबल सोसाइटी की स्टैब्लिशमेंट हो सके। और यहाँ एक बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि जस्टिस केवल एक डायमेंशनल या यूनिडायमेंशनल फिनोमेना नहीं है, बल्कि जस्टिस मल्टी डायमेंशनल फिनोमेना है। और आप इस चीज को समझना चाहें तो आप अपना प्रेम्बल पढ़िए, जहां पे आपको मिलेगा कि हम 3 प्रकार के जस्टिस को इंश्योर करना चाहते हैं। फर्स्ट वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सोशल, फर्स्ट थिंग। सेकेंड वन इज इकोनॉमिकल एंड थर्ड वन इज पॉलिटिकल। आप अपने संविधान में पाओगे कि हमने सबसे पहले, हमारे संविधान निर्माताओं ने खुले तौर पे राजनीतिक न्याय की स्थापना कर दी थी। प्रमाण के तौर पे आप ये समझिए कि आप जब इस देश में पैदा होते हैं तो बाई बर्थ आप सिटीजन हो जाते हैं। पॉलिटिकल आइडेंटिटी या नेशनल आइडेंटिटी आपकी सिटीजन के रूप में हो जाती है और बीइंग अ सिटीजन आपके पास कई सारे राइट्स मिल जाते हैं। जैसे आप देश के किसी भी राजनीतिक पद पर चुनाव लड़ने के लिए होते हैं, आपकी योग्यता होती है। दूसरी चीज, आप
वोटिंग राइट रखते हैं, जिसमें कोई और ग्राउंड नहीं है, सिर्फ एक एज का ग्राउंड है, और उसमें ना किसी तरीके का इकोनॉमिक डिवीजन है, ना सोशल डिवीजन है, ना कोई और डिवीजन है। यानी कि पॉलिटिकल जस्टिस हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो मेकर थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने उसी समय इंश्योर कर दिया। दो काम जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वो हमारे जो संविधान की यात्रा है उसमें विभिन्न पड़ावों पर हमने इंश्योर किया है। दो काम क्या इंपॉर्टेंट है? सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस। इस पे हम डीपली चर्चा करेंगे। जब हम अपनी प्रिएम्बल समझेंगे तो हम ये समझेंगे कि किस प्रकार से हम सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को कवर कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन की एक प्रीफेस आपके पास हमने पहुंचाई। एक एग्रीगेट वे में हम कॉन्स्टिट्यूशन को समझने की कोशिश किए, और जाहिर सी बात है मैं ऐसा समझ पा रहा हूं कि आप हमारे इस लेक्चर से कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक अप्रोच बना पाएंगे। आप जितनी चीजें मैंने आज कराई हैं उसके बारे में आपकी क्या राय है, आपको कितनी बातें समझ में आए, इसको कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। जो कुछ आपसे नहीं क्लियर हुआ है उसको भी वहां मेंशन करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में उन सारी चीजों को टैकल करूंगा। आपके सारे कमेंट मेरे लिए महत्वपूर्ण है, मैं उन्हें पढ़ता हूं, वो मेरे लिए ऊर्जा और मोटिवेशन है। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें और बने रहें हमारे साथ। थैंक यू सो मच।